हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण की विजुअल क्लास। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला ज्ञान। प्रस्तुत है सबसे पहले स्वर। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज, प्रवक्ता हिंदी। आज से हम लोग सामान्य हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर के ज्ञ तक कुल 49 अक्षर होते हैं और पढ़ने लिखने के लिए 3 अक्षर और अलग से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिला जुलाकर हो जाते हैं 52 अक्षर। ठीक है, तो अगर समानता वर्णों की कुल संख्या की बात की जाएगी तो हो जाते हैं 52। ठीक है, इन 52 अक्षरों में अगर देखा जाए तो 13 स्वर होते हैं। आ से लेकर के आहा तक ये 13 स्वर होते हैं, जिनमें अंक और आहा को आयोगवाह कहते हैं। इसलिए मूल स्वरों की संख्या हो जाती है 11। ठीक है, अगर व्यंजन की बात करें तो का से लेकर ज्ञ तक 36 होते हैं, लेकिन इसमें से 6 तरह ज्ञ जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो मूल व्यंजन की बात करेंगे तो सिर्फ 33 होंगे। ठीक है, और ये 3 जो पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल किए गए ये 3। तो इस तरह से कुल मिला जुला कर ये हो जाते हैं 52 अक्षर। ठीक है, इससे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ फैक्ट पर आधारित। चलिए उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे अगर कहा जाए कि संयुक्तों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए, तब कितने बताएंगे? 44। कैसे? 11 स्वर वाले और 33 व्यंजन, क्योंकि संयुक्तों को छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कर पूछे एग्जाम में तो इसे 46 बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या करेंगे 44 तो रहेंगे ही, और इसमें 2 अंक और आहा को भी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इस दोनों को भी जोड़ लेंगे तो 46 हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः पूछा जाए कुल कितने वर्ण हैं तो कुल बताएंगे 52। ठीक है, ये 13 स्वर जो होते हैं जिसमें से 11 मूल होते हैं अंक और आहा को छोड़ करके, 36 व्यंजन होते हैं जिसमें से 3 6 तरह ज्ञ को छोड़ दिया जाए तो 33 मूल व्यंजन होते हैं, और तीनों जो पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सामान्यतः हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 52। ठीक है, तो इन तीनों फैक्ट को याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अधिक अलग अलग किताबों में देखेंगे तो ये अलग अलग ऐसे क्वेश्चन करके आंसर अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये हो गए वर्णमाला पर आधारित कुछ फैक्ट जो परीक्षाओं में कभी कभी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो हिंदी वर्णमाला होता है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बना। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना क्या है, ये स्वर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये व्यंजन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा अगर देखें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, मुख विवर से आबाद गति से निकलने का मतलब क्या होता है? बिना किसी बाधा के। आबाद मतलब बिना किसी बाधा के। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं उन्हें बिना किसी बाधा के कम से कम समय में बोला जाता है। और जो स्वर होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब ये मूल स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है मूल स्वर। तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है तथा जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, इन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 अक्षर क्या है, ये मूल स्वर होते हैं और इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद संधि स्वर क्या होते हैं? दूसरा है संधि स्वर। तो संधि स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, और इन्हें यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे जो सजातीय स्वरों के सहयोग से जो निर्मित स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगर इसे देखा जाए तो बड़ा आ किससे बना है? ये छोटा आ, 2 छोटा आ से मिलकर बना है। बड़ी ई छोटी ई से मिलकर बनी है। बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, तो सजातीय स्वरों के सहयोग से बने हैं और सजातीय स्वरों के सहयोग से मिलकर के बड़े स्वर बन गए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होते हैं? ये विजातीय स्वरों के सहयोग से बनते हैं। ठीक है, जैसे ए जो होता है वो
आ और ई के संयोग से बनता है। जो अ होता है वो आ और ए से बनता है। जो ओ होता है वो आ और ऊ से बनता है। जो औ होता है वो आ और ओ से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर सजाती वाले होते हैं, जो सजाती स्वरों के संयोग से बनते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर जो विजाती स्वरों के संयोग से बनते हैं, जैसे ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, तो ये हो गए संधि स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ये संबोधन वाला राम है, जैसे राम कहें तो हे राम, ऐसे तेरी तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो प्रयोग होता है वो किसी को पुकारने में या किसी नाटक के संवाद में संबोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, संबोधन मतलब किसी को बुलाने के लिए ये स्वर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओम कहते हैं तो ओम में अगर देखा जाए तो ओ का मात्रा देर तक चलता है। ठीक है, राम ऐसा कह के बुलाया जाए किसी को तो यहाँ पर आ की मात्रा बहुत देर तक चलती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं। तो ये हो गए स्वर में 3 प्रकार के स्वर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्वरों का उच्चारण। अभी हम लोगों ने जो देखा वो उनके अक्षर की बनावट के आधार पर, लेकिन जो स्वरों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उच्चारण के स्थान से, यानी कि किस अक्षर को किस मुंह के किस स्थान से उच्चारित करेंगे या बोलेंगे, तो उसके अनुसार भी स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, अग्रस्वर। अग्रस्वर का मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ई, ए, ऐ। अगर इसे बोलकर देखिए तो जिह्वा का या जीभ का अगला हिस्सा सिर्फ उठता है। ठीक है, तो इसीलिए इन चारों स्वर को कहते हैं अग्रस्वर, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए जीभ का अगला हिस्सा उठाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर का मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है। समान अवस्था में रहती है मतलब कि उसे इस स्वर को बोलने के लिए जीभ का मध्य हिस्सा उठाते हैं, लेकिन मध्य का मतलब पूरा उठ जाता है, तो एक समान जीभ रहती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे आ बोलकर देखिए, इसे लगेगा कि जीभ हिला ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्वर की उच्चारण किया जाता है वो जीभ के मध्य भाग से, इसीलिए जीभ समान अवस्था में रहती है। ठीक है, तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ, औ। इसे बोलकर देखिए। ठीक है, ये ऐसे लगेगा जैसे आवाज जीभ के अंतिम हिस्से से निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये हो गए पश्च स्वर, ये उच्चारण की स्थान की दृष्टि से हो गए। और इसमें जो ये अंक और आहा होते हैं जिसे आयोग वाह कहते हैं। ठीक है, इन्हें किशोरीदास वाजपेयी जी ने आयोग वाह कहा है, तो इसे याद रखेंगे। यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ऐसे दे देगा कि क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर या कौन सा वर्ण आयोग वाह है, तो इसमें ऑप्शन में अंक या आहा रहेगा, तो या दोनों हो सकता है, तो जो भी होगा उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में अंक और आहा को आयोग वाह किसने कहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कई लेखक या कवि का नाम दे देगा, उसमें एक किशोरीदास वाजपेयी भी होंगे। ठीक है, तो उन पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में आज हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।